इन दोस्तों, वंदे मातरम। जिस तरह की चीज़ें हमारे देश में अभी चल रही हैं उससे एक बात तो समझ में आ गई है कि पब्लिक जो है वो अब चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझने लगी है। अब इसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है वो ये कि जब लॉकडाउन हुआ तो हर एक इंसान को ये समझ में आया कि इंटरनेट की ताकत क्या है और इंटरनेट की पावर क्या है। और अगर वो अपना थोड़ा सा गुस्सा या थोड़ा सा ऐतराज़ भी इंटरनेट पे दिखा देता है जो कि एक सही दिशा में उपयोग किया गया हो, तो कई बड़ी से बड़ी चीज़ों को अपना इम्पैक्ट दिखाया जा सकता है। क्योंकि अभी तक ऐसा था कि एक आम आदमी के पास सबसे ज़्यादा कमी होती थी पैसे की और उससे भी ज़्यादा कमी होती थी समय की। तो अगर आपको कहीं पे भी जाके अपना विरोध दिखाना है या विरोध प्रदर्शन में शामिल होना है तो वो एक सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती थी, क्योंकि एक आम आदमी के जीवन में उसके लिए 2 वक्त की रोटी को जुगाड़ना ही सबसे बड़ा उसके लिए मेन टास्क होता है। ऐसे में अगर उसको बोला जाए कि भाई देश के मुद्दों के बारे में हम बात क्यों नहीं करते हैं, या जो भी कुछ तुम्हें समाज में बुराई लग रही है उसको लेकर तुम बात क्यों नहीं करते, तो ऐसे में वो हाथ जोड़ के कहता था कि भैया मैं अपना 2 वक्त की रोटी का कर लूँ, मेरे लिए तो वही बहुत है। लेकिन अब लॉकडाउन के समय में जो चीज़ पूरे भारत को समझ में आई, बल्कि पूरे विश्व को समझ में आई है, वो ये कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी प्रोटेस्ट कर सकते हो और अपनी आवाज़ ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हो जो कि 7वें आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ के बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि नीचे रहने वाले शायद कीड़े मकोड़ों से भी बुरी हालत में हैं। और ये सब शुरुआत हुआ था, इन सब चीज़ों का शुरुआत हुआ था SSR सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो डिजिटल प्रोटेस्ट बार बार किए गए थे। उसमें जिस संख्या में लोग जुड़े आकर और जिस तरीके से लोगों ने अपना प्रोटेस्ट दिखाया, उसे समझ में आया कि अब किसी भी मुद्दे को लेकर हम लोग इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। इस चीज़ का उदाहरण हमें देखने के लिए सबसे बड़ा मिला और सबसे तेज़ उदाहरण देखने के लिए मिला तनिष्क ने जो एक घटिया सा ऐड बनाया था अपनी गंदी मानसिकता के साथ, उसके बॉयकॉट को लेकर। और फिर कल जो इरोज नाव के साथ हुआ उसको लेकर आखिरी में इरोज नाव ने माफ़ी ही मांगी, तब जाके ये मामला थोड़ा शांत हुआ है। हालांकि कई जगह पे उनके भी खिलाफ FIR और पुलिस कंप्लेंट दर्ज की जा चुकी है। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से बॉयकॉट बॉलीवुड की जो बात चल रही है कि भाई ये लोग गलत एजेंडा दिखाते हैं, कई जगह पे ऐसे एंगल दिखाते हैं, कई जगह पे धार्मिक एंगल को गलत रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर पिछले काफ़ी समय से बात चल रही थी। उसमें नेपोटिज्म भी एक मामला था कि भाई ये लोग जो है अपने ही अपने वालों को मौका देते रहते हैं। तो जिस तरह से सड़क 2 ने आकर बॉलीवुड के बच्चे कुछ पुल तोड़े हैं, उससे हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे जो चीज़ें सामने आती जा रही हैं उसमें कई सारी चीज़ें, उनमें से एक है कि जय बच्चन जी ने जो राज्यसभा में जाके बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तो ये थाली में छेद वाली बात भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा चुभ गई। क्यों? क्योंकि भारतीयों का कहना था कि भाई आप ऐसे मंच से बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के जो आप उठा सकती हो, लेकिन आपने मुद्दा कौन सा चुना जब आपके खुद के घर में कोई परेशानी शुरू हुई, वो भी तब जब आपके ही घर में ड्रग्स की बात लेकर सामने आई जा रही है और आप उन्हीं लोगों को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई एक तरफ अक्षय कुमार आके ये कहते हैं कि हाँ भाई मैं मानता हूँ बॉलीवुड में ड्रग्स एग्जिस्ट करता है, और दूसरी तरफ जया बच्चन जी कहती है थाली में छेद करने वाली बात। भाई अगर आप अपने घर की सफाई नहीं करोगे तो फिर स्वच्छता भारत के बारे में तो हम बात करना बंद ही कर दें। और फिर आप जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता महिलाओं को लेकर किस तरह की टिप्पणी अतीत में कर चुके हैं वो किसी से भी छुपा नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप आजम खान के 2019 के दौरान हुई चुनावी रैलियों के भाषण सर्च कर सकते हैं। ये महाशय इन्हीं की पार्टी में है और आज की डेट में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये बंद है। तो मुद्दे पे लौटते हुए मैं आपको डीट इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पूरी चीज़ चल रही है बिग बॉस को लेकर, है ना, बिग बॉस को लेकर जो पूरी बात चल रही है कि भैया आखिर बिग बॉस को क्यों टेलीकास्ट किया जा रहा है जब इतना बॉयकॉट वो झेल रहा है। क्योंकि सलमान खान के ऊपर कई तरह के लोगों ने आरोप मढ़ दिए कि भैया ये नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये नए लोगों को मौका नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़े वाली बातें लोगों ने सामने ला दी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सलमान खान को लेकर लगातार लोग बोल रहे थे। और ऐसे में बॉयकॉट बिग बॉस शुरू हो गया, क्योंकि बिग बॉस वालों ने फिर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भैया हम तो पैसा खर्च कर चुके हैं, जो हमारे एंकर हैं भाई साहब ये सलमान भैया, इनको करोड़ों रुपए हमको ऑलरेडी देने हैं। ऐसे में अगर हमने अपनी कमाई नहीं निकाली तो हमें लॉस हो जाएगा। तो भैया इन लोगों ने साम दाम दंड भेद हर तरह की प्रक्रिया अपनाते हुए बिग बॉस को लाना शुरू किया। और बिग बॉस को जब ये लाए तो वही जो इनकी पुरानी हरकतें थी, घटिया सी कंट्रोवर्सी करना, थोड़े से फिजिकल सीन्स दिखा देना, गाली गलौज दिखा देना, ऐसे टास्क दिखा देना जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। और इनमें से ही एक हमारे मित्र हैं वो हमें बता रहे थे कि इस बार एक बहुत ही घटिया चीज़ करी, जिसको लेकर एक मोहतरमा है रुबीना लियाकत जी, जिन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया भैया बिग बॉस में। प्रोटेस्ट इन द सेंस अपनी आवाज़ उठा दी कि भाई टास्क कुछ ऐसा था कि इसमें 2 महिलाओं को सामने खड़ा किया गया पूरे घर वालों के सामने, और इनको ये टास्क दिया गया कि भैया बताइए इनमें से किसकी मानसिकता ज़्यादा घटिया है, मतलब किसके दिमाग में ज़्यादा कचरा है। अब आप ज़रा सोचिए कि आप
अपने परिवार में खाना खाने के लिए गए हैं, जब हमारे परिवार का गेट टुगेदर होता है, ऐसे में आपको सामने खड़ा कर दिया जाए और आप सभी बाकी सभी लोगों को कहा जाए कि ज़रा बताओ ये कितना बड़ा गधा है, तो आपके ऊपर क्या चीज़ बीतेगी। ऐसा ही कुछ रुबीना लियाकत जी का भी कहना था। उन्होंने कहा कि भाई आप किस तरीके से ये बोल रहे हो कि किसके दिमाग में कितना कचरा है। हालांकि इस बात को फिर सलमान खान ने, अब क्योंकि भाई उनकी दबंगाई चलती है वहाँ पे, उन्हीं का शो है, तो सलमान खान ने उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया कि भैया जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है। इस तरीके से पूरी चीज़ विवादों में आ गई। लेकिन इतने सभी विवादों में आने के बाद भी इस शो के टीआरपी के जो हाल हुए हैं, वो टीआरपी बहुत सेटिस्फाइंग भी है और ये चीज़ बताने वाली भी है कि भाई लोग जो हैं वो वाकई में जाग गए हैं और टिकटॉक के बाद अब बिग बॉस को भी टाटा बाय बाय बोलने के लिए तैयार हैं। बिग बॉस की जो टीआरपी पिछले सीज़न तक मतलब करोड़ों रुपए छापे हैं भैया, करोड़ों रुपए छापे इसके मेकर्स ने बिग बॉस के नाम पे, सलमान खान के नाम पे। इन लोगों की टीआरपी 2.5 2.3 ऐसी चला करती थी और टॉप 5 में ये लोग हमेशा रहते थे। पर इस बार टॉप 5 तो छोड़ ही दीजिए, इनकी टीआरपी 1.1 वीकडेज़ में चल रही है और जब वीकेंड पे सलमान खान आते हैं तब इसकी टीआरपी 1.7 1.8 ऐसी चल रही है। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की मानसिकता इसको लेकर क्या है। इसके अलावा केबीसी, जिसमें कि अमिताभ बच्चन आके बहुत ज्ञानवर्धक बातें करके जाते थे, इस शो को भी 1.3 की टीआरपी मिल रही, जो कि पहले 2 के ऊपर रहा करती थी। वहीं कपिल शर्मा शो, जो कि अर्नब गोस्वामी की नकल उतारने के बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया था, जिसमें कि कीकू शारदा शायद उनका नाम है, जिन्होंने इस किरदार का निभाया था, वो सफाई देते हुए भी नजर आए। लेकिन जहां टीआरपी के मामले में कपिल शर्मा एक समय अपनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अपने ही शो पे इस चीज़ का बखान किया करते थे छाती चौड़ी करके, इस समय उनकी टीआरपी भी कहीं 1.6 की तरफ घूम रही है। तो आप ज़रा सोचिए, ये शो जो टॉप 5 में रहने वाले थे, ये आज किस हद तक पहुंच गए हैं। और ये दिखाता है कि लोग वाकई में नाराज़ हैं। ऐसे में फिर लक्ष्मी बम का रिलीज़ होना और इसको लेकर अक्षय कुमार की जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उनके वीडियो को लेकर, तो कंट्रोवर्सीज इसको लेकर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि हिंदू सेना के बाद, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया भी था, कि हिंदू सेना ने आईबी मिनिस्टर से इस बात की शिकायत करी लक्ष्मी बम का नाम बदला जाए, क्योंकि ये हिंदू समाज के एक देवी के नाम की अवहेलना करता है। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हिंदू जन जागृति समिति ने भी इसको लेकर अपना गुस्सा दिखाया है, अपना रोष व्यक्त किया है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें अब हमारे सामने धीरे धीरे उठ के आ रही हैं कि इस तरीके से बॉलीवुड इन चीज़ों को दिखा रहा है, इन चीज़ों को पेश कर रहा है और लगातार एक टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कम्युनिटी को, कि भैया हमको इसी को गलत दिखाना है या इसी को इस तरीके से दिखाना है। तो हमने देखा किस तरीके से रोजनाओं ने भी वो डंडी वाली बात करी, नवरात्रि में रात्रि वाली बात करी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भाई लोगों को अब चीज़ समझ में आ चुकी है कि भैया समस्या है, और लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी समस्या है, ये बॉलीवुड को भी समझ में आ चुकी है कि लोगों को समस्या है। इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़, चाहे वो सूर्यवंशी हो, 83 हो, ये मूवीज़ बन के रखी हुई हैं पर ये लोग रिलीज़ की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पहला कारण तो वायरस है ऑब्वियसली, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि कोरोना वायरस के कारण जो थिएटर्स बंद थे, अब थिएटर्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लोग थिएटर्स नहीं जा रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। लोग थिएटर्स पहली बात तो वायरस के डर के कारण नहीं जा रहे हैं, और दूसरी उनकी नाराज़गी बॉलीवुड के प्रति जो इतनी सारी है उसके भी कारण लोग थिएटर जाने से बच रहे हैं। तो ऐसे में मूवीज़ को थिएटर में रिलीज़ किया करना बहुत हद तक मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मेकर्स को जहाँ तक है बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर वो लोग मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर देते हैं तो जो मूवी को लेकर जो एक बात चलती है, हाइप चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं बन पाता। पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी रिलीज़ हुई हैं, उनको लेकर भी इतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई। तो ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग सिर्फ अपने मतलब का काम देखते हैं, हर किसी की मूवी उठा के वो लोग नहीं देखते। तो ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ये लोग अपने फ़ायदे के लिए अब कर नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो एक चीज़ जो अब सामने निकल के मुद्दा ये आया है, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इन शोज़ को लेकर, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान की जो मूवी आ रही है वो भी डिट्टो कॉपी है फॉरेस्ट गम की। टॉम हैंक्स की वो मूवी थी, बहुत उम्दा मूवी है। इन लोगों से एक उम्दा मूवी बनती नहीं है बॉलीवुड वालों से, तो ये लोग बाहर की उम्दा मूवी उठा के कॉपी कर लेते हैं और इस मूवी का सत्यानाश कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिल्वेस्टर स्टेलोन की एक मूवी है रैम्बो, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा उसके बारे में। इस मूवी का ऑफिशियल रीमेक बनने वाला है बॉलीवुड में, जिसमें कि हीरो होने वाले टाइगर श्रॉफ। इसको लेकर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने एक बार ट्वीट भी किया था कि आई होप कि बॉलीवुड इस मूवी का कचरा ना कर दे। तो इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड की क्या इमेज है बाहर के देशों में, क्योंकि बाहर के लोग जो सोचते हैं वही उनकी सोच में भी दिखाई देता है। हमारे यहाँ वालों के जैसे नहीं कि बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, सोच कुछ और रखते हैं। यहाँ पे तो सीधी सी बात वही है कि भैया तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊँगा।
जिस तरीके से अजय देवगन आमिर खान सपोर्ट में सामने आए अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब के, उसके बाद से तो यही चीज़ प्रतीत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी और मेन चीज़ मुद्दे वाली ये है, जो इन सभी चीज़ों के बीच में से निकल के सिल्वर लाइनिंग की तरह सामने आई है, कि लोगों को अब ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि किस तरीके से उनको आज तक बेवकूफ़ बनाया गया है और किस तरीके से वो इन चीज़ों से अब लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर अभी भी लोग नहीं जागे तो उनका यूं ही बेवकूफ़ मैं तो यूँ कहूँगा यूँ ही उनका काटते यहीं यूँ ही उनका कटता रहेगा और लोगों को समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए अब ज़रूरत है आप लोगों को समझने की, कंटेंट में अच्छाई है तो आप बिल्कुल देखिए, और कंटेंट अगर बुरा है तो आप बिल्कुल मत देखिए। मैं बस ये बोल रहा हूँ। इससे होगा ये कि जब आप किसी चीज़ को ख़रीदना बंद करते हो ना, तो उसके मेकर्स अपने आप उसमें इम्प्रूवमेंट करने की सोचते हैं। अगर आप घटिया खाना खाओगे, घटिया खाने की दुकान के बाहर भीड़ लगाओगे, तो आपको घटिया ही खिलाता रहेगा। लेकिन अगर आप भीड़ कम करोगे तो हो सकता है आपको अच्छा भी खाने को मिल जाए। तो मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।